नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत है। आज हम लोग संख्या के प्रकार को देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले प्राकृत संख्या या इसी को प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या हम लोग गिनती काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। 1 2 3 4 5 ऐसे ही ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। अब कहीं कहीं आपको प्राकृत संख्या की परिभाषा अगर ये देखने के लिए मिले कि 1 से शुरू होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, तो ये गलत होगा। क्योंकि धनात्मक संख्या 0 से जितनी भी संख्याएं बड़ी होती हैं वो सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 से छोटी जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे 1/2 ये 0 से बड़ी संख्या है और ये प्राकृत संख्या नहीं है। और प्राकृत संख्या के समूह को हम लोग कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और जब प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट। प्राकृत पूर्णांक संख्या के समूह को हम कैपिटल W द्वारा सूचित करते हैं। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होता है। अगर इसके ऋणात्मक रूप को देखें तो -1 -2 -3 इसी तरह से माइनस इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा, पूर्ण संख्या में जब प्राकृत संख्या के ऋणात्मक रूप को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या तो होगा ही 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक, लेकिन प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप -1 -2 -3 ऐसे ही माइनस इन्फिनाइट तक, यही हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। अब इसे भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे 0 और 0 से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, और 0 से छोटी सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को ही इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब देखते हैं सम संख्या। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इसी तरह से इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि सम संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो 2n होता है और n का वैल्यू 0 1 2 इस तरह से चलता है। यानी n होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग n के बदले 0 रखें, n के जगह पे 0 को प्लेस करें तो 2 गुना 0 0 हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार
जीरो भी एक सम संख्या है और जीरो 2 से डिविजिबल है। भले ही जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो 2 से डिविजिबल है और इसके मौनक रूप के अनुसार जीरो सम संख्या में आ जाती है, इसीलिए जीरो को भी सम संख्या माना गया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आप लोग जीरो नहीं कहेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तो सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो 2, लेकिन शून्य को भी सम संख्या माना गया है। अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से इन्फिनाइट तक चलती रही। अब हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पढ़ने से पहले 2 टर्म को समझ लेते हैं कि अपवर्तक क्या होता है और अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्तक को ही फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, और अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड भी है। इसे गुणनखंड भी कहते हैं। अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं। तो देखते हैं अपवर्तक क्या होता है। जैसे किसी संख्या का अपवर्तक देखना है, जैसे 12 का अपवर्तक ज्ञात करना है, तो 12 में जिस जिस संख्या से भाग लग जाए, यानी 12 को जो भी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दे, वो सभी संख्याएं 12 के अपवर्तक हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये सभी संख्याएं 12 के अपवर्तक हैं। अब अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि दी गई संख्या जिस जिस संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। अब हम लोग अपवर्त्य देखते हैं। अपवर्त्य, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, या इसी का दूसरा नाम गुणज भी है। गुणज, अपवर्तक। अब जैसे हमें 12 का ही अपवर्त्य। अब जैसे हमें 12 का ही अपवर्त्य देखना है या गुणज देखना है, मल्टीपल देखना है, तो 12 में प्राकृत संख्या से गुणा करते जाएं और जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी वो सभी 12 के अपवर्त्य होंगे। जैसे 12 में अगर हम लोग 1 से गुणा करें तो ये है 12, इसी तरह 2 से गुणा करें 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इस तरह से ये संख्याएं जाती रहेंगी और इसका कोई अंत नहीं। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि अपवर्तक सीमित होता है, यानी लिमिट में होता है, इसकी संख्याएं सीमित होती हैं, लेकिन अपवर्त्य की संख्याएं सीमित नहीं होती। और अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो दी गई संख्या से जिस जिस संख्या में पूर्णतः भाग लगे, उस संख्या को दी गई संख्या का अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल कहते हैं। तो हम लोगों ने अपवर्तक और अपवर्त्य में अंतर देखा। अब हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो, जैसे 2 का अपवर्तक देखा जाए तो 1 और 2 से ही भाग लगता है इसमें सिर्फ, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अगर हम 3 का अपवर्तक देखें तो 3 में 1 और 3 से भाग लगता है, तो इस 3 के भी 2 अपवर्तक हैं, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या है। अब अगर हम 4 का अपवर्तक देखें तो 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, लेकिन 4 से भी भाग लगता है। इस तरह से 4 के 3 अपवर्तक हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हों उन्हें ही अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है।
इस तरह से 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। इसी तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं भाज्य संख्या को। तो जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हों, जैसे 4 का अभी हम लोगों ने देखा कि 4 में 1, 2 और 4 से भाग लगता है, तो 4 के 3 अपवर्तक हैं, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। इसी तरह से 6, 1, 2, 3 और 6 6 के 4 अपवर्तक हैं, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसी तरह से 8 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 के भी 3 अपवर्तक, 1, 3 और 9 में इन तीनों से भाग लगता है। 10 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या है, 14 भी है, 15 भी है। अब हम लोग देखते हैं सम अभाज्य संख्या। तो ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी हो, तो ऐसी केवल एक संख्या है, सिर्फ 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ये सम अभाज्य संख्या, ये केवल एक है। और ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं विषम अभाज्य संख्या। तो ऐसी विषम संख्या जो अभाज्य संख्या हो, तो 2 के सिवा जितनी भी अभाज्य संख्या हैं सभी विषम संख्याएं हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी विषम अभाज्य संख्या है। अब हम लोग देखते हैं समभाज्य संख्या। समभाज्य संख्या तो ऐसी सम संख्या जो भाज्य संख्या भी हो, जैसे 2 था लेकिन 2 सम संख्या तो था लेकिन इसके 2 अपवर्तक हैं, यानी ये अभाज्य संख्या है, तो ये समभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 ये सम है और भाज्य भी है, 6 ये सम है और भाज्य भी है। लेकिन अगर हम 9 की बात करें तो ये भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है, विषम है, इसलिए ये सम भाज्य संख्या नहीं है। 8, 10, 12, 14 ये सभी समभाज्य संख्या है। अब हम लोग देखते हैं विषम भाज्य संख्या। ऐसी भाज्य संख्या जो विषम संख्या भी हो या ऐसी विषम संख्या जो भाज्य संख्या भी हो। अब हम लेते हैं कोई विषम संख्या, जैसे 9 है, ये विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या भी है। जैसे 15 ये विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या भी है। अगर इनका अपवर्तक देखें आप तो 1, 3 और 9, इसके 3 अपवर्तक हैं। अगर इसका अपवर्तक देखें तो 1, 3, 5 और 15, इसके भी 4 अपवर्तक हैं। तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं और विषम संख्याएं भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी संख्याएं जो भाज्य और विषम दोनों हैं। अब हम लोग आपेक्षित अभाज्य संख्या देखते हैं। आपेक्षित अभाज्य संख्या या रिलेटिव प्राइम नंबर, इसी को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है, यदि 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है, आपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन आप लोग ये परिभाषा सह अभाज्य संख्या की परिभाषा में किसी छोटे छोटे बुक्स में देखे होंगे, जो कि गलत है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपेक्षित अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है, यह 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF महत्तम समअपवर्तक 1 हो। जैसे अगर हम लेते हैं 4 और 9, तो ये आपेक्षित अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 और 9 ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन आपने बहुत से किताब में देखा होगा
कि सह अभाज्य संख्या की यही परिभाषा है जो अपेक्षित अभाज्य संख्या की मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपेक्षित अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में डिफरेंस है। हाँ, अगर एग्जाम में आपको ये मिले और ऑप्शन में ऐसा ये देखने के लिए नहीं मिले तो उस टाइम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सह अभाज्य संख्या लगा सकते हैं। लेकिन रियल में इसकी डेफिनेशन दो संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो। अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं का HCF देखें तो 1 होगा, यानी 1 के सिवा इन दोनों संख्याओं में और किसी संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। इसी तरह से अगर हम लोग ले लें 5 और 9, अगर हम लोग ले लें 4 और 25, अगर हम लोग ले लें 2 और 5, तो ये सभी संख्याएं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग आते हैं सह अभाज्य संख्या पे। अपेक्षित अभाज्य संख्या हो गया, सह अभाज्य संख्या पे आते हैं। तो सह अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्याओं का समूह ही सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कोई भी दो अभाज्य संख्या आप ले लो, एक 2 है और 3 है, तो ये सह अभाज्य संख्या है। 5 है, 11 है, तो ये सह अभाज्य संख्या है। 31 है, 97 है, तो ये सह अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं का अगर समूह लेते हैं हम, वो कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर, यदि दो अभाज्य संख्या का समूह हो लेकिन उनके बीच 2 का अंतर हो। जैसे हम लोग 3 और 5 को देखते हैं, 3 और 5, तो ये सह अभाज्य संख्या भी है लेकिन इनके बीच 2 का अंतर है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या भी है। अगर हम लोग देखते हैं 5, 7, तो इनके बीच भी 2 का अंतर है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग देखते हैं 11, 13, तो दोनों अभाज्य संख्या है लेकिन इनके बीच 2 का अंतर है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगर हम देखते हैं 17 और 19 को, 17 और 19, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच 2 का अंतर है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अगर हम एक जुड़वा अभाज्य संख्या को लें तो वह सह अभाज्य संख्या भी होगा और अपेक्षित अभाज्य संख्या भी होगा। अगर हम कोई सह अभाज्य संख्या लें तो वह अपेक्षित अभाज्य संख्या भी होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या है वह सह अभाज्य संख्या हो या फिर जुड़वा अभाज्य संख्या हो। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है, अगर कोई संख्या सह अभाज्य संख्या है तो वह अपेक्षित अभाज्य संख्या भी होगा। अगर कोई संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है तो वो सह अभाज्य संख्या और अपेक्षित अभाज्य संख्या दोनों होगा। तो ये इन तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो सह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का ही समूह होता है, दो अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्या तो होना चाहिए लेकिन उनके बीच 2 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अपेक्षित अभाज्य संख्या कोई भी संख्या हो, बस उनका HCF 1 होना चाहिए, यानी वो दोनों संख्याएं 1 के सिवा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो वो अपेक्षित अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं हम लोग परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या इसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो हम लोगों ने अपवर्तक पढ़ा हुआ है अभी कुछ देर पहले। तो यदि किसी संख्या के सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, जैसे हम लोग देखते हैं 6, और 6 का अपवर्तक लिखते हैं, 6 में 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। तो 6 के ये 4 अपवर्तक हैं। अगर इन चारों अपवर्तकों का आप योग करें, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, तो ये आपको 12 आएगा। तो यदि किसी संख्या के सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या का 2 गुना हो तो वो परिपूर्ण संख्या कहलाती है।
इसी तरह से जिस तरह से 6 के सभी अपवर्तकों का योग 6 से 2 गुना है, इसी तरह से जब आप 28 के सारे अपवर्तक को लिखेंगे और उनका योग करेंगे तो ये 28 का 2 गुना 56 आएगा। इसी तरह से अगर आप लोग 496 को लिखें, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखें और उनका योग देखें तो 496 का 2 गुना होगा। इसी तरह से आप लोग 8128 को देखें और इसके सभी अपवर्तकों का योग देखें तो इसका 2 गुना आएगा। तो इसे हम लोग परिपूर्ण संख्या कहते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P बाय Q के रूप की ऐसी संख्या जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हम लोगों ने पढ़ा 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक जाएगा, फिर -1, -2, -3 इन्फिनाइट तक। तो P और Q कोई पूर्णांक हो, लेकिन P तो इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन Q इनमें से 0 नहीं हो सकता। तो इसकी परिभाषा, यदि कोई संख्या P बाय Q के रूप की हो जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या को हम लोग I या कैपिटल Z द्वारा सूचित करते हैं। तो यदि P I का सदस्य हो, Q भी I से बिलोंग्स करता हो, लेकिन ये देखना है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? P बाय Q के रूप की ऐसी संख्या जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q 0 नहीं। अब हम लोग अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखने से पहले एक चीज को देखते हैं। जैसे ये जो है, ये हमारा करनी चिन्ह है, और ये यहाँ पे अगर हम n दे दें तो ये करनी का घात है। यहाँ पे अगर हम लोग a ले लें तो ये करणीगत संख्या। अगर इसका हम लोग वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू होता है a टू द पावर 1/n। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी धनात्मक करणीगत जिसका वास्तविक स्वरूप कोई परिमेय संख्या ना हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम लोग यहाँ पे 4 लेते हैं तो इसका वास्तविक स्वरूप एक परिमेय संख्या 2 आ जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे करनी के घात में कुछ नहीं दिख रहा है तो करनी का घात 2 है। और इसका मतलब अभी हम लोगों ने देखा है कि 4 पर पावर 1/2, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, और पावर पर पावर गुना हो जाता है आपस में। 2 पर पावर 2 गुना 1/2, तो 2 कैंसिल आउट, 2 पर पावर 1 बराबर 2। तो इस तरह से 4 का रूट 2 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग करनी का घात 3 दे दें और यहाँ पे 27 दे दें तो इसका वैल्यू आ जाता है 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 और होल पावर 1/3, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 पर पावर 1 3 आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखते हैं। ऐसी धनात्मक करणीगत संख्या जिसका वास्तविक स्वरूप कोई परिमेय ना हो। जैसे इसका वास्तविक स्वरूप एक परिमेय संख्या था, ये करणीगत संख्या है, और ये इसका वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप, रियल वैल्यू। जैसे √2, √3, √5, ये सभी संख्याएं अपरिमेय
संख्या है। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। तो अगर हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दें, जैसे परिमेय संख्या का हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं लिखा था, कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे 0 को लेते हैं तो 0 पूर्णांक संख्या है, और अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 छिपा हुआ है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर किसी संख्या के अगर कोई संख्या हो तो उसके नीचे हमेशा 1 छिपा हुआ है, यानी हर में 1 है। तो इस तरह से अगर हम लोग 0 को देखें तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 यानी p पूर्णांक संख्या है, और q यानी 1 भी पूर्णांक संख्या है। दोनों हमारा q और p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। बस q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0, 2, 3, 5/3, -2/5, तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिख दें तो वो सभी वास्तविक संख्या है। जैसे √2, 3/5, -8/9, 0, √5/3, ये सभी वास्तविक संख्या है। अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इसका नाम है काल्पनिक संख्या। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ऐसी ऋणात्मक करणीगत संख्या जिसका वास्तविक स्वरूप कोई वास्तविक संख्या ना हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे रूट के अंदर में अगर हम लोग -4 को कंसीडर करें तो आप लोग सोचिए कि ऐसी कोई भी संख्या, ऋणात्मक संख्या, जिसको उसी ऋणात्मक संख्या से गुना करते हैं तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे -2 को अगर हम लोग -2 से गुना करें तो ये +4 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी दो ऐसी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है जिसका आपस में गुना करने पर वो ऋणात्मक ही हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये बस कल्पना मात्र है, ये एक काल्पनिक संख्या है। इसी तरह से और भी कई संख्याएं हम लोग ले सकते हैं, -5, -7, कोई भी रूट के अंदर में ऋणात्मक संख्या अगर हम लोग लेंगे तो वो सभी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने संख्या के सभी प्रकार को देखा, लेकिन ये हम लोगों ने विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा है, डिटेल से नहीं पढ़ा है। इसके आगे के क्लास में हम लोग इस पे डिटेल्ड चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे आप लोगों का सिर्फ एक बेस तैयार हुआ है कि हाँ सभी संख्याएं क्या होती हैं। अब मैं इससे आगे वाले क्लास में ये सारी संख्याएं आपको, इन सारी संख्याओं की परिभाषा लिख के और उन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगले क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए और देखिए फिर कि कितना फ़र्क है कि ऐसे ही पढ़ लेना सभी संख्याओं को और डिटेल से पढ़ना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो आप लोग अगले क्लासेस को ज़रूर करें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।